गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ्स अड्डा सारण में। चलिए फिर मैं हाजिर हो गया एक नया सेशन लेके। आज हम देखने वाले हैं इसके सर का जो साइंस का प्रैक्टिस सेट आया है उसका प्रैक्टिस सेट 25 हम देखने वाले हैं। अभी तक आपने 24 तक प्रैक्टिस सेट नहीं देखा है तो इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप जाके देख सकते हैं। तो चलिए, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अंत तक देखें ताकि आपको उसका फ़ायदा मिल सके। और इसका पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल देता हूं, तो आप वहां से डाउनलोड करके इसका रिवीजन कर सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज क्लास शुरू करते हैं और आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। और पहला क्वेश्चन देखने से पहले मैं आप सभी को बता दूं कि घर में रहें, सेफ रहें, सुरक्षित रहें और पढ़ते रहें। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। यदि वेग समय ग्राफ समय अक्ष के समानांतर हो तो क्या स्थिति होगा। ये हो गया वेग, ये वेग का और ये समय का ग्राफ है। अगर कह रहा है समय अक्ष के समानांतर हो, समय अक्ष के अगर समानांतर हो तो क्या होगा, तो यहाँ पे ए क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी वस्तु नियत वेग से चल रही होगी। वेग क्या हो जाएगा, वस्तु नियत वेग से चल रही होगी, यही होगा। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, यदि कोई वस्तु नियत वेग यानी शून्य त्वरण से गतिमान है तब वेग समय ग्राफ जो होता है समय अक्ष के समानांतर होता है। समय अक्ष के क्या होता है, समानांतर होता है और सरल रेखा में होता है। मान लीजिए इसे ए और इसे हम बी कर दें तो सरल रेखा ए बी के रूप में होता है। ठीक है, यह ग्राफ हमारा सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि यदि किसी गेंद को 5 मीटर पर सेकेंड के वेग से 19.6 मीटर की ऊंची इमारत की छत से अनुप्रस्थ प्रक्षेपित किया जाता है तो वह गेंद धरातल तक पहुंचने में कितना समय लेगा। यानी ऊपर इमारत की छत से अनुप्रस्थ में फेंका जाता है तो इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ जी हम क्या लेंगे, 9.8 मीटर पर सेकेंड जो कि गिवन है। ठीक है, यहाँ पे एस हमारे पास क्या दिया है, 19.6 मीटर। फॉर्मूला हम क्या लगाएंगे, एस बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। जब हमारा u 0 है तो ये तो 0 हो जाएगा, तो हाफ g हमारा 9.8 है और t हमारा क्या हो जाएगा, t हम s हमारे पास 19.6 है तो t स्क्वायर यानी t हमको यहाँ से निकालना है। अब देखिए हम देखेंगे ये 9.2 को काट देंगे 19.6 से, कितना बार में कटेगा, 2 बार में। ये 2 इधर आके 4 हो जाएगा यानी टी स्क्वायर बराबर 4, तो टी बराबर क्या हो जाएगा, 2, यानी कितना समय लगेगा, 2 सेकंड लगेगा। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि जब एक नाविक आगे की दिशा में कूदता है तब नाव पीछे की तरफ हट जाती है। यह उदाहरण न्यूटन के कौन से नियम को दर्शाता है। तो देखिए न्यूटन का तीसरा नियम क्या कहता है कि प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होती है। तो जब नाव, मान लीजिए ये नाव है, आदमी इधर कूदेगा तो नाव किधर जाएगी, नाव पीछे की तरफ भागता है। तो यह न्यूटन का तीसरा गति नियम है, तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आशा करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब देखिए दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं। चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि गति का द्वितीय नियम क्या दर्शाता है। गति का दूसरा नियम क्या दर्शाता है, तो देखिए गति का दूसरा नियम कहता है कि किसी वस्तु की गति में के परिवर्तन की दर उसके बल का क्या होता है। गति, अगर कोई वस्तु गति में है तो गति में रहेगा, ठीक है, अगर विराम में है तो क्या रहेगा। तो द्वितीय गति नियम के अनुसार कहता है कोई भी प्रत्येक वस्तु स्थिर या एक समान गति के अवस्था में रहेगी जब तक कि शुद्ध बल की क्रिया से इस अवस्था को बदलने के लिए मजबूर नहीं किया जाता। ठीक है, एक ये कह रहा है। दूसरा देखिए क्या कह रहा है, जब शुद्ध बल लागू होता है तो प्रत्येक वस्तु एक समान गति क्या करता है, एक समान गति में गतिमान होता है। ठीक है, तीसरा कह रहा है कि वस्तु की गति में परिवर्तन की दर, ठीक है, वस्तु की गति में परिवर्तन की दर लागू जो है शुद्ध बल के साथ बदल जाती है। ठीक है, चौथा कह रहा है किसी वस्तु की गति के परिवर्तन की दर शुद्ध बल को दिशा में वस्तु पर लागू शुद्ध बल का अनुपातिक होता है। देखिए
दूसरा नियम क्या कहता है कि किसी वस्तु पर आरोपित बल उस वस्तु में उत्पन्न संवेग में परिवर्तन के दर के क्या होता है, समानुपाती होता है। न्यूटन का दूसरा नियम कहता है कि क्या होता है कि किसी वस्तु पर आरोपित बल उस वस्तु में उत्पन्न संवेग में परिवर्तन की दर के बराबर होता है, और यहीं से F बराबर m में आता है। न्यूटन के दूसरे नियम से F बराबर m में आता है। तो क्या होता है, शुद्ध बल के यानी कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m में हम कह सकते हैं कि F जो होगा ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m में होगा। तो किसी भी वस्तु की गति परिवर्तन की दर शुद्ध बल की दिशा में वस्तु पर लागू शुद्ध बल की क्या होता है, समानुपाती होता है या अनुपातिक कह सकते हैं। तो ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए आरोपित बल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, संवेग में परिवर्तन की दर। न्यूटन का ये दूसरा नियम कहता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी वस्तु पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल को क्या कहा जाता है। तो किसी भी बल पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल को हम क्या कहते हैं, भार कहते हैं। तो ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। देखिए भार का मान जो है अलग अलग जगह पर अलग अलग होता है। ठीक है, और भार की अगर बात की जाए तो भार एक क्या है, सदिश राशि है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आसमान की ओर फेंका गया पत्थर पृथ्वी की ओर वापस क्यों आता है। जब आसमान की तरफ हम फेंकते हैं तो वो नीचे क्यों आता है, क्योंकि एक बल होता है जो उसे भूमि की ओर क्या करता है, खींचता है। क्या करता है, एक गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है उस वस्तु को जमीन के नीचे की ओर खींचता है। तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर, एक बल होता है जो उसे भूमि की ओर खींचता है। तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। देखिए किसी भी दो वस्तु के बीच लगने वाले बल को हम क्या कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। ठीक है, तो ये गुरुत्वाकर्षण ही मान लीजिए कि आप फेंक रहे हैं तो नीचे ज़मीन का जो गुरुत्वाकर्षण है उसको नीचे की तरफ खींचेगा, जिसके कारण वो नीचे गिरेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि किसी घड़ी के लोलक की लंबाई बढ़ाए जाने पर क्या हो जाएगा। देखिए किसी भी घड़ी के लोलक की लंबाई बढ़ाए जाने पर क्या होता है, अवधि बढ़ जाती है और घड़ी क्या हो जाता है, पीछे हो जाता है। अवधि बढ़ जाती है और घड़ी क्या हो जाएगा, पीछे हो जाएगा। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। टी बराबर 2π√L/g क्या होता है, टी बराबर 2π√L/g। आप एल को बढ़ाएंगे तो क्या होगा, लंबाई बढ़ाने जाने पर अवधि बढ़ेगा और घड़ी क्या हो जाएगा, पीछे हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे ही एक तरल पदार्थ की मुक्त सतह से गहराई कम होती है, तरल द्वारा डाला गया दबाव क्या होता है। तो दबाव क्या हो जाता है, उसके द्वारा दबाव क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि ऊंचाई पर उड़ते हुए विमान के केबिन के अंदर का दबाव क्या होता है। तो जब मान लीजिए विमान जो है उड़ता है तो दबाव जो क्या होता है, बाहर की तुलना में अधिक दबाव रखा जाता है। क्या होता है, उसमें एक प्रेशर किया जाता है। आप फ्लाइट वगैरह में चढ़े होंगे तो उसको बाहर की तुलना में अधिक उसमें दबाव रखा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन बाहर की तुलना में अधिक, ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि फ़ारेनहाइट स्केल पर किसी वस्तु का ताप 212 डिग्री फ़ारेनहाइट है, तो डिग्री सेंटीग्रेड पर उस वस्तु का ताप क्या होगा। देखिए हम कई बार पढ़े हैं कि C-0 बराबर 100-0 बराबर F-32/212-32 यही होता है। अब देखिए हमको कह रहा है कि सेंटीग्रेड पर, तो ये तो हो जाएगा C/100 F कितना दिया है, 212। 212 में से 32 घटाएंगे, 212 में से 32 घटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये 180/180 यानी कि ये क्या हो जाएगा, एक। तो सी क्या हो जाएगा, सी बराबर 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी ध्वनि तरंग की विशेषता नहीं है। ध्वनि तरंग की विशेषता नहीं है। तो घनत्व की आयाम समय अवधि
गति, तो घनत्व की ध्वनि तरंग की विशेषता नहीं है। तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। देखिए ध्वनि क्या होता है, एक प्रकार का कंपन होता है जिसका जो उत्पत्ति होता है अणुओं की गति के कारण होता है, और ध्वनि के लिए एक माध्यम चाहिए, गमन ध्वनि को जाने के लिए एक माध्यम चाहिए, ठीक है। बिना माध्यम के ध्वनि आपको गमन नहीं कर सकता, यानी नहीं चल सकता है, ठीक है। चलिए आशा करता हूँ ये चीज़ समझ में आया होगा। ठोस के कणों के संदर्भ में निम्न में से क्या सही है? क्या सही है? वे यादृच्छिक रूप से गतिशील होते हैं, उनके बीच बड़े अंतराल होते हैं, व्यवस्थित तरीके से विन्यासित होते हैं, या उनमें न्यूनतम आकर्षण होता है। तो देखिए ठोस के कणों के संदर्भ में अगर देखा जाए तो व्यवस्थित तरीके से क्या होते हैं, विन्यासित होते हैं, एवं इनका गलनांक क्या होता है, प्रायः अधिक होता है। इनका गलनांक क्या होता है, प्रायः अधिक होता है। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगर ठोस की बात की जाए, ठोस असंपीड्य एवं कठोर होते हैं, ठीक है। इनके जो कण होते हैं, कणों के माध्यम मध्य क्या होता है, एक रिक्त स्थान होता है। क्या होता है, रिक्त स्थान होता है। अगर बात की जाए तो ठोस का घनत्व गैस तथा द्रव की तुलना में अधिक होता है। ठोस का जो घनत्व होता है वो आपको गैस तथा द्रव की तुलना में क्या होता है, अधिक होता है। और क्रिस्टलीय ठोस की अगर बात करें तो क्रिस्टलीय ठोस साधारणतः लघु क्रिस्टलों की अत्यधिक संख्या से बना होता है, और ठोस में उच्च अंतराण्विक क्या होता है, बल प्रबल होते हैं, ठीक है। अगला देखते हैं कि निम्न में से किस तत्व के प्रतीक में केवल एक अक्षर होता है? किसके प्रतीक में केवल एक अक्षर होता है? तो देखिए तांबा, क्लोरीन, कैल्शियम। तो सिर्फ कार्बन को हम सी से लिखते हैं तो एक ही अक्षर होता है, तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। तांबा को हम Cu लिखते हैं, क्लोरीन को हम Cl लिखते हैं, कैल्शियम को हम Ca लिखते हैं, ठीक है। तो सिर्फ कार्बन जो है जिसे एक अक्षर से लिखा जाता है, तो बस कार्बन ही हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, खाने का नमक NaCl किससे बना होता है? खाने का जो नमक होता है सोडियम क्लोराइड एक मजबूत अम्ल और एक मजबूत क्षार से बना होता है। क्या होता है, एक मजबूत अम्ल होता है और एक मजबूत क्षार होता है। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। खाने वाला सोडा याद रखिएगा, मजबूत अम्ल और मजबूत बेस यानी कि क्षार, ये दोनों से बना होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 1 बिलियन का pH 3 है, जब pH 6 तक परिवर्तित होता है तो H आयन सांद्रता क्या हो जाएगी? देखिए जब pH का मान 3 है, जब pH का मान 6 तक परिवर्तित होता है तो H आयन की सांद्रता कितना हो जाएगी, 1000 गुना क्या हो जाएगी, घट जाती है। क्या हो जाती है, क्योंकि H आयन की सांद्रता क्या होती है, 10⁻⁻6 मिलीलीटर मोल पर लीटर होगी। तो ये कितना घट जाएगा, तो 1000 गुना घट जाएगा, क्योंकि जब pH का मान 3 होगा, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 10⁻³ होगा, और यहाँ से 10⁻6 होगा, तो कितना घट जाएगा, 1000 गुना घट जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से सही कथन का चयन करें। सही कथन चुनना है कि स्कैंडियम सबसे हल्की धातु होती है, Cu Au As मुद्रा धातु, काइनेज मेटल है, Fe Fr Hg Ga और बेरिलियम तरल लिक्विड तत्व हैं, या हीलियम में आयनीकरण की क्षमता अधिक होती है। तो हम सभी जानते हैं कि हीलियम में आयनीकरण की क्षमता क्या होती है, अधिक होती है। तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। और हीलियम की बात की जाए तो हल्की गैस होने के कारण हीलियम वायुयान को ऊपर उठाता है। हीलियम में हल्की गैस होने के कारण हीलियम जो है वायुयान को ऊपर उठाता है। और ब्रोमीन की बात की जाए तो ब्रोमीन एक क्या होता है, एक द्रव अधातु होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सोडा एसिड अग्निशामक यंत्रों में उपयोग किया जाने वाला लवण है। ये कौन सा लवण है, तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये इसी का उपयोग अग्निशामक यंत्र में किया जाता है। तो ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा,
ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग प्रति अम्लों के रूप में सोडा युक्त पेय पदार्थ के रूप में किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। CO2 के 88 ग्राम में मौजूद अणुओं की संख्या क्या होगी? तो मोलों की संख्या क्या होती है? मोलों की संख्या बराबर होती है भार बट्टा अनुभार। क्या होता है? भार बट्टा अनुभार। भार कितना दिया है? 88। CO2 में कितना भार हो जाएगा? ये हो जाएगा CO2 का भार हो जाएगा 12 प्लस ऑक्सीजन का क्या होता है? 16। तो 16 दूना 32, यानी 2 2 4 3 1 4, यानी क्या हो जाएगा? 44। तो 88 बटा 44 यानी कि 2। कितना संख्या हो जाएगा? 2। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा सजातीय श्रेणी का समूह बनाता है? सजातीय श्रेणी का समूह बनाता है, तो देखिए इथाइन, प्रोपाइन और ब्यूटाइन, ये जो है सजातीय श्रेणी का होता है। इथेन, मीथेन, प्रोपिन, इथाइन, प्रोपाइन और ब्यूटाइन, ये क्या होता है? सजातीय श्रेणी का समूह होता है। तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। सजातीय श्रेणी की बात की जाए तो इथेन, मीथेन, प्रोपेन मत कीजिएगा, इथाइन, प्रोपाइन और ब्यूटाइन, ब्यूटिन भी नहीं, इथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन। ठीक है, तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि बायोसिस्टमैटिक्स का उद्देश्य क्या होता है? तो बायोसिस्टमैटिक का जो उद्देश्य होता है वो अध्ययन के सभी क्षेत्रों से विभिन्न मानकों की समग्रता पर उनके विकासवादी इतिहास और उनके फाइलोजेनी की स्थापना के आधार पर जीवों का क्या होता है? वर्गीकरण होता है। तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये व्यापक आकृति विज्ञान के तत्वों के आधार पर जीवों का वर्गीकरण ये नहीं होता है। साइटोलॉजिकल विशेषताओं के आधार पर जीवों की पहचान और व्यवस्था ये भी नहीं होता है। जीव के विभिन्न वर्गों की सीमित करने का और उनके संबंध स्थापित करना नहीं होता है। होता यही है कि अध्ययन के सभी क्षेत्रों से विभिन्न मानकों की समग्रता पर उनके विकासवादी इतिहास और उनके फाइलोजेनी की स्थापना के आधार पर जीवों का वर्गीकरण। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो कोशिका में कौन सा कार्य नहीं होगा? अगर माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो जानते हैं क्या होता है? कोशिका में भोजन का जो ऑक्सीकरण का कार्य होता है वो नहीं होगा, वो क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया में क्रेब्स चक्र होता है। ठीक है, क्या होता है? क्रेब्स चक्र होता है। ठीक है, और माइटोकॉन्ड्रिया को सेमी ऑटोनोमस बॉडी भी कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, डैश में तंतुबंध नहीं होते हैं। तो रक्त में जो होता है, वृक्क में नहीं, हृदय में नहीं, यकृत में नहीं, रक्त में तंतुबंध नहीं होते हैं। और यहाँ पे अगर हम बात करें हृदय के अध्ययन को हम कार्डियोलॉजी कहते हैं। हृदय का अगर औसत वजन देखा जाए तो वो 300 ग्राम होता है। अगर वृक्क की बात की जाए तो वृक्क की यानी कि इसे नेफ्रोलॉजी कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हेनले का लूप का कार्य संबंधित है। हेनले का लूप का कार्य किससे संबंधित है? तो ये उत्सर्जन तंत्र से संबंधित है। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। देखिए, अंगों के वैसे समूह जो शरीर में प्रजनन की क्रिया में सहायक होते हैं उसे हम प्रजनन तंत्र कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डैश प्रयोग में हमें गुणों की विरासत को एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में ले जाने के लिए तंत्र प्रदान करते हैं। तंत्र क्या प्रदान करते हैं? तो मेंडल के प्रयोग से ये हमने जाना कि गुणों में विरासत को एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में ले जाने के लिए तंत्र प्रदान करते हैं। तो ये मेंडले के प्रयोग से हमें पता चला है। ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। देखिए, मेंडले ने अपने एकल संकरण प्रयोग के आधार पर 3 नियम दिए थे: प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम और स्वतंत्र अव्यूहन का नियम। ठीक है, अंतिम क्वेश्चन देख लेते हैं
कि एम्फीबियन पौधों को निम्नलिखित में से किस समूह में रखा गया है। तो एम्फीबियन पौधों को किस में रखा गया है, तो ये ब्रायोफाइटा समूह में रखा गया है। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं ऐसे ही वीडियो लेके आपके सामने हाजिर होता रहूँगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। घर पर रहें, सुरक्षित रहें और पढ़ते रहें।